एंशियंट ग्रीस में एक ग्रीक फ़िलासफ़र गुजरा जिसका नाम था प्लेटो, अफलातून जिसे हम कहते हैं। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के फाउंडर्स में से एक का नाम प्लेटो है। अब हमारे यहाँ जब भी अफलातून का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में फ़ौरन जो कॉन्सेप्ट जाता है वो ये कि जो सबसे शरारती तरीन बच्चा होता है उसे हम अफलातून कहते हैं। ये तो डिलेमा है। खैर, प्लेटो ने अप्रॉक्सीमेटली 25 फ़िलासफ़िकल टेक्स्ट लिखे थे। उनमें से एक का मैं आपके साथ आज जिक्र करूँगा, द एलेगरी ऑफ द केव। द एलेगरी ऑफ द केव बेसिकली डायलॉग है बिटवीन सोक्रेटिस एंड स्टूडेंट, जो यानी कि बातचीत है सोक्रेटिस और उसके स्टूडेंट के दरमियान, जो प्लेटो ने अपनी एक बुक द रिपब्लिक में लिखी थी। लेकिन मैं आपके साथ स्टोरी शॉर्ट करके एक स्टोरी की फॉर्म में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होता इस तरह से है, प्लेटो लिखता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप एक केव यानी गार के अंदर रह रहे होते हैं एज अ प्रिजनर, यानी कि उनके हाथ पाँव जंजीरों के साथ बंधे होते हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस गार के अंदर गुजारी होती है। अब गार के अंदर चूँकि अंधेरा होता है और गार से बाहर रोशनी होती है, तो गार के बाहर से जो भी चीज़ गुजरती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई इंसान गुजरता है, तो उसका अक्स गार के अंदर बिल्कुल जिधर प्रिजनर्स बैठे होते हैं उनके सामने पड़ता है। तो उन प्रिजनर्स ने अपनी सारी ज़िंदगी उन शेडोज़ को देखा होता है और वो प्रिजनर्स अपनी सारी ज़िंदगी उन्हीं शेडोज़ को ही हकीकत मानते हैं, चूँकि उन्होंने सारी ज़िंदगी देखे ही वो शेडोज़ होते हैं। तो होता इस तरह से है कि एक दिन एक प्रिजनर उनमें से जो है वो अपनी जंजीरें, चेन्स वगैरह तोड़वा के वो बाहर निकल जाता है गार से। अब वो जिस टाइम बाहर निकलता है तो उसकी आंखें एकदम सनलाइट को देख के चुंधिया जाती हैं। खैर, जब उसकी आंखें एडजस्ट होती हैं, वो देखता है तो बाहर की लाइफ उसे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। बाहर वो देखता है जानवरों को, सूरज को देखता है, प्लांट्स को देखता है, ग्रीनरी देखता है, तो उसे बहुत कलरफुल लगती है बाहर की लाइफ। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सारी ज़िंदगी जो शेडोज़ देखे हैं और उनको जो इटर्नल ट्रूथ यानी एक्चुअल रियलिटी माना है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं थी। एक्चुअल रियलिटी जो है वो बाहर की दुनिया है। तो वो प्रिजनर वापस आता है केव के अंदर। अब वो जब गार के अंदर वापस आता है तो वो सनलाइट से एकदम अचानक जो है वो अंधेरे के अंदर जाता है, तो उसको नज़र आना बंद हो जाता है। खैर, वो जाता है बाकी प्रिजनर्स के पास, उन्हें जाके बताता है कि ये जो शेडोज़ हैं ये असल एक्चुअल रियलिटी नहीं है, असल एक्चुअल रियलिटी जो है वो बाहर की दुनिया है। और वो उन्हें कन्विंस करता है बाहर निकलने पे। अब बाकी जो प्रिजनर्स होते हैं वो देखते हैं कि इसको नज़र आना बंद हो गया, तो वो ये समझते हैं कि बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है और बाहर की दुनिया ने इसको ब्लाइंड यानी अंधा कर दिया, इसको कमज़ोर कर दिया, तो वो उसकी बात नहीं सुनते। तो वो जो होता है प्रिजनर जो बाहर गया होता है वो उन्हें फोर्स करता है कि ये शैडो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, तुम बाहर निकलो, बाहर एक्चुअल रियलिटी है। वो जब उनको फोर्स करता है तो वो उसे मैड मैन करार दे देते हैं और इवन कि उसको जान से मारने तक चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ भी सेम यही केव वाला हाल है। जब भी कोई शख्स हमें रियलिटी दिखाने की या रियलिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है तो हम पहले तो उसे मानने से इनकार कर देते हैं और फिर हम उसको मैड मैन करार दे देते हैं। असल में इसकी रीज़न ये है कि हमारी रियासत ने, हमारी स्टेट ने अपने मिजाज के मुताबिक हर चीज़ के बारे में एक बयानिया बनाया हुआ है और इस बयानिए को अवाम के सामने सच के तौर पे पेश किया हुआ है। और हमारी अवाम ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तनकीदी सोच इस्तेमाल किए इस बयानिए को मनोअन तस्लीम कर लिया। और फिर जब इस बयानिए के ऊपर कोई भी दूसरा शख्स जब क्रिटिसाइज़ करता है तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि इसने हमारे मुल्क की मुक़द्दस इमेज को जो है वो नुकसान पहुँचाया। और फिर इस पे ये है कि इस बयानिए के साथ हमने हुब्बुल वतनी की एक बोगस सी डेफिनेशन को एसोसिएट कर दिया और जो शख्स भी इस पेट्रियाटिज़म की, हुब्बुल वतनी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता उसको हम मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं। हमने अपने मुल्क की इमेज को इतना मुक़द्दस बना लिया कि जब भी कोई शख्स हमारे यहाँ के मसाइल को क्रिटिसाइज़ करता है तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि इसने हमारे मुल्क की इमेज को जो है वो नुकसान पहुँचाया और हम लोग उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। आज मैं दो ऐसे लोगों की बात करूँगा जिन्होंने हमारे यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी इस क्रिटिसिज्म को इंटरनेशनली, ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली। लेकिन बजाय इसके कि हम उसको सपोर्ट करते, उनकी इस कॉज के साथ चलते, हमने उनके साथ नफरत करना शुरू कर दी। टिल दिस डेट हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। पहले बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई इज़ एन एजुकेशनल एक्टिविस्ट हु वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़ एट द एज ऑफ 17। शी इज़ स्टिल द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर। अब होता इस तरह से है कि जब सवाद और मिंगोरा में तालिबान की ऑक्यूपेशन अपने पीक पे थी, दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी और उस वक्त गर्ल्स का स्कूल जाना जो है वो तालिबान ने उस पर बैन लगाया हुआ था। शी वॉज 11 years old एट दैट टाइम एंड शी स्टार्टेड रेजिंग वॉइस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अगेंस्ट तालिबान। तो होना तो ये चाहिए था कि हम बजाय इसके कि उसको हेट करने के, हम उसकी ब्रेवरी पे उसको जो है वो उसके साथ चलते, इतनी बहादुरी का वो काम कर रही थी तालिबान के मुकाबले में, वो ललकारती थी उन्हें कि हमें एजुकेशन का, लड़कियों को एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। हमने उस ब्रेवरी की पे उसकी सपोर्ट करने की बजाय हमने उसको शदीद रेडिक्यूल करना शुरू कर दिया। अभी इसी असना में शी वॉज अटैक्ड बाय तालिबान। अब बजाय इसके कि फिर हम उसके उस अटैक पे उसके साथ सपोर्ट करने की बजाय तालिबान को कंडेम करते,
हमने जो है वो उस अटैक कोई फ्रॉड करार दे दिया, बोगस करार दे दिया कि जी ये मलाला ड्रामा कर रही है, और पता नहीं तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके साथ जोड़ दी। जबकि जिन्होंने तालिबान ने जिन्होंने अटैक किया था उस पर वो इस चीज़ को न सिर्फ मानने लग गए थे बल्कि शरीयत के थ्रू वो डिफेंड भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने इसको, और हमारी अवाम वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, हमारे लिए वो ड्रामा ही था। जब ये लोग मलाला को रेडिक्यूल करते हैं तो एक इतना पैथेटिक आर्गूमेंट देते हैं कि जी मलाला का लेटर अमेरिका या ओबामा के पास किस तरह पहुँच गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज नॉट अ लेटर, दैट वाज अ ब्लॉग विच वाज पब्लिश्ड बाय BBC इन 2009। तो पहली बात तो वो लेटर नहीं था। अच्छा, फिर इस आर्गूमेंट को आगे लेके चलते हैं कि जी वो लेटर कैसे पहुंच गया अमेरिका तक। अच्छा, फिर अब जो लोग ये आर्गूमेंट दे रहे होते हैं ना, वो इतने फ़ख्र से यही आर्गूमेंट भी दे रहे होते हैं कि 8th सेंचुरी में सिंध की एक मजलूम औरत ने हजाज बिन यूसुफ को लेटर लिखा और उस लेटर की बेस पे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला कर दिया। बड़े फ़ख्र से ये आर्गूमेंट दे रहे होते हैं। और भाई 8th सेंचुरी में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही ना होने के बराबर थे तब एक लेटर हजाज बिन यूसुफ की तरफ पहुंच सकता है एक औरत की तरफ से, तो 21st सेंचुरी में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही हज़ार किस्म के आ गए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो 21st सेंचुरी में एक लेटर नहीं पहुंच सकता अमेरिका तक। और फिर इसकी हकीकत ये थी कि दैट वाज अ ब्लॉग विच वाज पब्लिश्ड बाय BBC। और जब भी पूरी दुनिया में कहीं पे ऑक्यूपेशन चल रही होती है टेररिस्ट की, जब कोई वॉर चल रही होती है, तो सारा वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सुबह शाम कवरेज कर रहे होते हैं। और सेम इसी केस में था, सुबह शाम वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवरेज कर रहा था। और उसी कवरेज के दौरान BBC ने ये पब्लिश की थी गुल मकई के नाम से मलालाज डायरी, और उस डायरी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गई। बस ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने की देर थी, हमारी आवाम ने इसको इस तरह लिया कि जी इसने हमारी मुल्क की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। अब इस सारे नफ़रत की इनसे वजह पूछो ना कि जी इस हेट्रेड की इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, तो वो कहते हैं कि जी मलाला यूसुफजई ने ना ग्लोबली हमारी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। भाई कौन सी फेक प्राइड में जी रहे हो, कौन सी ग्लोबल इमेज है आपकी, क्या इमेज है आपकी ग्लोबली? क्राइम्स की वजह से ग्लोबल इमेज ख़राब होती है, इस तरह के लोगों की वजह से इमेज ख़राब नहीं होती। अच्छा, नफ़रत की शिद्दत देखें कि मलाला से तो नफ़रत करते ही करते हैं, साथ साथ जो लोग मलाला को सपोर्ट करते हैं उसको भी अजीब नज़रों से देखते हैं ये लोग। अब आ जाते हैं दूसरे पर्सन पे। दूसरे पर्सन का नाम है शर्मीन उबैद चिनाय। शी इज़ अ फिल्म मेकर एंड जर्नलिस्ट फ्राम पाकिस्तान, और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी सेविंग फेस के नाम से इन 2012। और ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये बेसिकली जो एसिड विक्टिम्स, यहाँ पे जो औरतों के, लड़कियों के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उसके ऊपर ये बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। और इस डॉक्यूमेंट्री को 2012 में ऑस्कर अवार्ड मिला। अच्छा, फिर वही पैथेटिक आर्गूमेंट कि नहीं जी इसने तो हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है, हमारे मुल्क की इमेज ख़राब करने की कोशिश की, इसी वजह से इससे ऑस्कर भी दे दिया गया। फिर ये कहते हैं कि जी बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह होता है, हमारे कंट्री की इसने इमेज ख़राब कर दी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बना के। तो भाई बाकी कंट्रीज़ का मामला बाकी कंट्रीज़ के साथ, हमारे मुल्क में जो मसाइल हो रहे हैं उस पर हमने ही आवाज़ उठानी है ना, किसी ने दूसरे ने तो आके नहीं उठानी। अब हमारे मुल्क में किसी ने किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई है, उसको अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है तो इसमें बुरा क्या है? अगर बाकी कंट्रीज़ में होता है इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये जस्टिफाइड है, बाकी कंट्रीज़ में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है करने दे फिर यहाँ पे भी। फिर तो इस तरह के बहुत सारी और भी क्राइम्स हैं जो ये फिर बाकी कंट्रीज़ में भी हो रही हैं, यहाँ पे भी करने दें आप। अच्छा, फिर होता है इस तरह से है 2016 में इनकी एक और डॉक्यूमेंट्री आती है अ गर्ल इन द रिवर के नाम से, इसको भी ऑस्कर मिल जाता है। और ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली जो हमारे यहाँ ऑनर किलिंग गैरत के नाम पे लड़कियों को, बच्चियों को, बहनों बेटियों को मार दिया जाता है, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी बेसिकली। बस फिर तो शर्मीन उबैद जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हो गई, क्योंकि हमारी फेक प्राइड, हमारी गैरत जाग गई। शुरू में मैंने आपको एलेगरी ऑफ द केव की स्टोरी सुनाई थी, वही हाल है। जब प्रिजनर्स का डिल्यूजन ट्रूथ के साथ टकराते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि जो उनकी जो डिल्यूजन्स होती हैं उनको इन्होंने इतना मुकद्दस बनाया होता है कि उस डिल्यूजन पे कभी कोई बात ही कर देता है तो वो बस फिर मैड मैन हो जाता है। सेम यही हुआ, ये सारे मसाइल सारी अवाम को पता है, समझते बूझते जानते हुए भी उस पर बस क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी इमेज ख़राब होती है। तो बात यह है कि जब तक हम किसी एक चीज़ पे, किसी मसले पे उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तब तक उस मसले का हल कैसे निकलेगा। और फिर आपका ये जो आर्गूमेंट है कि जी इस क्रिटिसिज्म को ग्लोबल रिकॉग्निशन क्यों मिलती है, और भाई ग्लोबल रिकॉग्निशन जब मिलती है तो इससे आपका फ़ायदा है। कोई भी इस तरह का मसला जिसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस क्रिटिसिज्म को जब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है तो पूरी दुनिया के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, जो NGOs हैं, वो उस स्पेसिफिक एरिया में उस कॉज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मलाला को नोबेल प्राइज़ मिला था और शी स्टार्टेड अ फंड नेम मलाला फंड,
तो उस टाइम पूरी दुनिया के जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे दे स्टार्टेड फंडिंग मलाला फॉर द एजुकेशन गर्ल्स इन पाकिस्तान। बिल गेट्स की फाउंडेशन इवन के फ़ंड करती है मलाला के फ़ंड को, और वो जो मलाला फ़ंड है वो पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल्स बना रहे हैं वो। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ दैट क्रिटिसिज्म। इसको आपने अपने मुल्क की मुकद्दस इमेज बनाया हुआ है, वो ऐसे नहीं है। वो बात ये है कि इस तरह के क्राइम्स और इस तरह के मसलों से आपकी इमेज ख़राब होती है। जब इस तरह के मसाइल को जब कोई एक उठाने वाला को ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है तो पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि स्टिल दे हैव रेजिस्टेंस, अभी भी इनके अंदर कोई बाशऊर लोग हैं जो चाहते हैं कि चेंज आए। उससे इमेज नहीं ख़राब होती है आपकी, बल्कि इमेज बेटर होती है। पता नहीं कौन सी डिलीजन में आप लोग रह रहे हैं, कौन सी कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे आप लोग बिलीव करते हैं। सिमिलरली जब सेविंग फेस आई थी तो उस वक्त शर्मीन उबैद चिनॉय को जब ऑस्कर मिला उसके बाद पूरी दुनिया के फिलैंथ्रोपिस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर द एसिड विक्टिम्स इन पाकिस्तान। ऑनर किलिंग पे काम होना शुरू हो गया। और फिर इग्नोरेंस की हद ये है कि कहते हैं जी ऑनर किलिंग ही नहीं होती, बाकी कंट्रीज़ में भी होती है, हमारे यहाँ कम होती है। तो भाई सुन लें, गैरत के नाम पे पाकिस्तान में हर साल 1000+ वीमेन आर किल्ड। 1000+ केसेस हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल हो जाता है जिन औरतों का। आप लोग मानने को ही नहीं तैयार कि इस तरह का कोई मसला होता है। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तब तक मसले हल ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन पेरेंट्स क्रिटिसाइज देयर चिल्ड्रन, जब माँ बाप क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, तो इसका ये मतलब होता है कि वो अपने औलाद की इमेज ख़राब कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि दैट दे वांट बेटरमेंट बिकॉज दे लव यू। इसको आप पता नहीं कौन सी बोगस सी डेफिनेशन आपने बनाई हुई है हुब्बुल वतनी की, जो क्रिटिसाइज़ करता है वो मुल्क से नफरत करता है। हालांकि इसका ऑपोजिट है, जो क्रिटिसाइज़ करता है वो चाहता है कि बेटरमेंट आए। फिर ये बहुत सारे इस तरह के आर्गूमेंट देना शुरू कर देते हैं जो बंदा क्रिटिसाइज़ करता है उसके ख़िलाफ़ के जी तो फिर आपको इतनी वो है, मुल्क से नफ़रत है, आप छोड़ क्यों नहीं जाते। ओ भाई, मुल्क से नफ़रत नहीं है, मुल्क से दे लव द कंट्री सो मच कि दे क्रिटिसाइज़ देयर प्रॉब्लम्स ताकि उनका कोई हल निकले। आपकी तरह इग्नोर करते रहेंगे तो और 100 साल आप लोग इग्नोर ही करते रहेंगे। इस फेक इमेज को, फेक प्राइड को लेके बैठे रहेंगे आप लोग। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप क्रिटिसाइज़ करना खुद भी नहीं शुरू होंगे तब तक मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें।